हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था एंड कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एंड कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती थी या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती थी। अब हम देखेंगे यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन। सो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी डीलोकलाइजेशन होती है, बट यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है? अगर कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डेड है या फिर कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्डेड है या फिर कार्बन ट्रीटियम बॉन्डेड है, किसी भी सैचुरेटेड कार्बन एटम से किसकी तरफ होगी अब ये डीलोकलाइजेशन? कोई कैटायन होगा, रेडिकल होगा या फिर पाई बॉन्ड होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो रही है किसी एम्प्टी ऑर्बिटल की या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल की या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की by delocalization of sigma electrons from saturated carbon atom। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें, हमने क्या बोला कि कोई कैटायन में अगर कैटायन हो तो वहाँ पे डीलोकलाइजेशन होती है, रेडिकल्स में होती है या फिर पाई बॉन्डेड सिस्टम में हो सकती है। हम अपना फर्स्ट एग्जांपल लेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल में देखो CH3 है हमारे पास एंड CH2 पॉजिटिव है। अब इसको इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखते हैं हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH आ गया एंड ये क्या है? कार्बोकेटाइन है, सो इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल होगा। अब ये वेकेंट p ऑर्बिटल में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन इस वेकेंट ऑर्बिटल में हो सकती है, दैट मीन्स इस कैटायन में हो सकती है। अब कार्बन एटम जहाँ से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो रही है वो वाला कार्बन एटम सैचुरेटेड होना चाहिए। ये मान लो कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखें इसका, सो कुछ ऐसा होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर अब डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड CH एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास H पॉजिटिव। अब ये जो H पॉजिटिव है इस इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में से इन्फ्लुएंस होगा, मींस ट्रैप्ड होगा। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये H पॉजिटिव ट्रैप्ड होगा इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। एक हमने ये वाला देख लिया, अब हम इसका सेकेंड केस देख सकते हैं। हमने कैटाइन वाला केस देख लिया, अब देखेंगे हम रेडिकल वाला। कैटाइन वाला केस मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल है, रेडिकल वाला केस मतलब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो कोई हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये कोई रेडिकल होगा। रेडिकल का मतलब क्या है कि यहाँ का जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ ये इसके पास अब बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, सो एक इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी। ठीक है, एंड आपको एक रेडिकल मिल जाएगा। इसका कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखें, सो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हुई, एक इलेक्ट्रॉन ये है एक इलेक्ट्रॉन ये है, सो यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और ये आ गया आपके पास रेडिकल। सो हमने ये सेकेंड केस देख लिया। अब थर्ड केस क्या है कि पाई बॉन्डेड अगर कोई सिस्टम हो तो वहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है। अब ये वाला कार्बन एटम जहाँ से सिग्मा बॉन्ड्स की डीलोकलाइजेशन होनी है, ये वाला तो हमें सैचुरेटेड चाहिए, दैट मीन्स ये sp3 हाइब्रिडाइज चाहिए, और यहाँ पे कोई CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाए कोई। अगर ऐसा आता है तो यहाँ पे देखो इसके पास वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं, पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं।
ठीक है। सो वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में यहाँ पे मान लो ये क्या है, पाई स्टार ऑर्बिटल है जो वेकेंट है। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं एंड ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन आ गया, देन हाइड्रोजन एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डबल बॉन्ड के यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे डीलोकलाइजेशन कहाँ से कहाँ हो रही है, सिग्मा टू पाई स्टार हो रही है, ठीक है। अगर हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल देखें सो वहाँ पे डीलोकलाइजेशन कहाँ से कहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे सिग्मा टू एम्प्टी पी ऑर्बिटल, एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स में हो रही है, ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट केस आ गया। सेकंड केस में क्या होगी, सिग्मा टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें सो सिग्मा टू पाई स्टार वाले का एक तो ये एग्जाम्पल आ गया, एक और एग्जाम्पल आ सकता है। अगर यहाँ पे देखें हम हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कार्बन हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई बेंजीन लगी हुई हो इसके साथ, बेंजीन रिंग, सो यहाँ पे इस वाले कार्बन एटम के पास भी हम देखें सो इसके पास भी वेकेंट पी ऑर्बिटल हो सकते हैं, वेकेंट पाई स्टार, सॉरी पी नहीं, जो एल्कीन का केस होगा उसमें वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स होंगे, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। सो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ ये वाला H पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और सेम केस है एक्चुअली, H यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, H पॉजिटिव ये यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ट्रैप्ड है एंड यहाँ पे आपके पास नेगेटिव मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे, बाकी वैसा ही रहेगा, ठीक है। सो ये कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आ गई, ये टाइप्स आ गई। अगर हम यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहें या फिर मैं बोल सकती हूँ कि इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं वो लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। हम इसको क्या बोल सकते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, इस H पॉजिटिव के पास कोई बॉन्ड नहीं है। सो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि ये नो बॉन्ड रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस। सेकेंड इसमें करेक्टरिस्टिक्स आ जाती है कि दिस इज परमानेंट इफेक्ट। ये एक जैसे इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट था, ये वाला इफेक्ट भी परमानेंट इफेक्ट है। अगर थर्ड बात करें सो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है या फिर अल्फा हाइड्रोजन के आइसोटॉप होंगे वो स्टेबलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओनली अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व्स इन स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन किसके अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, sp3 कार्बन एटम के होने चाहिए। अब फोर्थ ये जो है कि ये वाला इफेक्ट जो है ये कार्बोनाइन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल ऑन कार्बोनाइन, नॉट एप्लीकेबल ऑन कार्बोनाइन। ये देखते हैं हम करके, अगर हम कोई कार्बोनाइन वाला एग्जाम्पल लेते हैं सो क्या होगा, यहाँ पे देखो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे CH आ गया, H आ गया और नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है कि इसके पास अब जो p ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये वेकेंट p ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। सो डीलोकलाइजेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है
अगर कोई वेकेंट हो या फिर हाफ फिल्ड हो, अब इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, सो ये कहाँ पे ट्रांसफर होंगे? ये तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकते, डीलोकलाइज हो ही नहीं सकते। दैट मीन्स ये कार्बोनाइन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, सो नेक्स्ट आपको एक नोट याद रखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अगर हमने एल्कीन्स की स्टेबिलिटी का पता लगाना है या फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का या फिर कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का, सो जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी किसी एल्कीन की या कार्बोकेटाइन की या फिर कार्बन फ्री रेडिकल की। और यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग, अब यहाँ अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल देखें, सो देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को डीलोकलाइज कर सकता है। अब ये वाला हाइड्रोजन भी डीलोकलाइज कर सकता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, एंड यहाँ से भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोकलाइज हो सकते हैं। मींस अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करी जाए तो 3 है, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। सो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, ये बात भी आपको याद रखनी है। मैंने क्या बोला कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा एल्कीन की, कार्बोकेटाइन की, कार्बन फ्री रेडिकल की। एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, ये टॉपिक हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये इसकी एप्लीकेशंस थी। अब हम किसी भी स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है, सो कार्बोकेटाइन का एक सिंपल से एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं हम। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और सेकेंड आ गया हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देन CH2 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो CH2 पॉजिटिव, इसके बाद हमारे पास आता है कि ये C, यहाँ पे H, ये तो सेम ही एग्जाम्पल आ गया, सॉरी, यहाँ पे CH2 नहीं लिखते हैं हम, इरेजर पेन लेते हैं। अब यहाँ पे ये आ गया CH3 एंड CH3, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है अब कार्बोकेटाइन का। यहाँ पे CH3 आ गया, देन C पॉजिटिव, CH3 एंड CH3, ठीक है। सो यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे देखो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी अल्फा कार्बन नहीं मिल रहा है आपको जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। सो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स कितने आएंगे? 3 आएंगे। यहाँ पे देखो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, सो अल्फा हाइड्रोजन 6 आए, सो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी कितने आएंगे? 6 ही आएंगे। और यहाँ पे देखो 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन 9 है, सो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी 9 आएंगे। और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है एल्कीन की या फिर कार्बोकेटाइन की या फिर कार्बन फ्री रेडिकल की, कार्बन फ्री रेडिकल की, ठीक है। सो हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता चल गया, ये होगा। अब अगर हम यहाँ पे कैटाइन हटा के इरेजर रेडिकल बना दे, फ्री रेडिकल बना दे, तब भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम ही रहेगा क्योंकि फ्री रेडिकल में भी हमने देखा है केस कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम रहेगा। अब नेक्स्ट अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे देखो ये क्या है आपके पास, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है
CH2 पॉजिटिव एंड यहाँ पे CH2। अब इसमें बताना है कि कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जो है ये अल्फा कार्बन एटम है और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं। सो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, यहाँ पे 2 होंगे। अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 है, सॉरी 1 है, बट ये जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हमें देखना होता है कि ये वाला कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं है। सो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 0 होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं अगेन। सो अब हम स्टेबिलिटी देखेंगे एल्कीन की। एल्कीन के केस में आपके पास ये एल्कीन दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली एल्कीन है, देन ये, सॉरी इरेजर लेती हूँ 2 मिनट। सो इसके बाद आपके पास कोई ऐसी एल्कीन है एंड देन ये वाली एल्कीन है, उसके बाद ये वाली एल्कीन, देन ये एल्कीन, देन ये वाली, ठीक है। सो यहाँ पे हमें बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर एल्कीन का। सो एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कैसे देखते थे कि जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज़्यादा एल्कीन कोई स्टेबल होगी। अब यहाँ पे देखो ये एक अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। तीनों कार्बन में 3-3 चारों कार्बन में 3-3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। सो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 12 हो गए। सो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, 12 होंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये अल्फा कार्बन है एंड यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गए आपके पास 9। अब यहाँ देखो, सो अल्फा कार्बन एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज या फिर अल्फा कार्बन एटम ही ये दोनों हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे आपके पास 6। यहाँ पे अगर बात करें तो ये दोनों कार्बन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 6 आएंगे। यहाँ पे भी ये देखो अल्फा कार्बन है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो 6 होंगे। यहाँ पे ये वाला अल्फा कार्बन है, सो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे 3 होंगे एंड यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 0 होगा। सो स्टेबिलिटी का अगर आपको यहाँ पे इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, सो ये तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, ये ज़्यादा स्टेबल होगी इससे, ठीक है। अब उसके बाद अगर यहाँ पे देखना है, सो यहाँ पे भी देखो ये वाली ज़्यादा स्टेबल होंगी इससे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से पता चल गया। अब आपको प्रॉब्लम आती है इन तीनों में। इन दोनों में तो हमें पता ही है, हमने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि ट्रांस वाली जो एल्कीन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है देन सिस, ठीक है। सो ये स्टेबिलिटी। अब इन दोनों के केस में हम देखते हैं यहाँ पे देखो, हम ये बोल देते हैं कि ट्रांस इससे क्यों ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि ट्रांस में स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है। सिस में यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप एक साइड पे लगे होते हैं तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों मिथाइल ग्रुप तो एक ही साइड पे लगे हुए हैं। सो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, सो स्टेबिलिटी ट्रांस की ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ये आप हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके पता लगा सकते हो। कैसे, देखो ये कैसी होगी, C हाइड्रोजन 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 यहाँ पे आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे ये कार्बन और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H आएगा, देन डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे इसका तो कुछ ऐसा होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे H नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे CH3 आ गया, देन ये सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव आ गया,
कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो रही है, वैसे ही हम ये ट्रांस वाले का भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो ट्रांस वाला यहाँ पे सीधा लिख लो CH3 है, ठीक है। सो ड्रॉ करके ही बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, देन कार्बन है, देन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, देन C आ गया आपके पास, एंड यहाँ पे CH3 है, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, देन ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखें, सो ये क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, CH3 आ गया, देन CH आ गया आपके पास, देन सॉरी यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे सॉरी इसका पॉजिटिव यहाँ पे लिखो, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला H पॉजिटिव इधर आ जाएगा, यहाँ पे CH आ गया, देन सिंगल बॉन्ड आ गया, देन C, एंड यहाँ पे CH3 वैसे ही रहेगा, ये H है और ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले गए। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो रही है, ये जो है वो प्राइमरी कार्बन आयन है एंड ये वाला कार्बन आयन सेकेंडरी है। सो हमें पता है जो स्टेबिलिटी होती है कार्बन आयन के केस में, प्राइमरी कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी। सो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में हमने कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखी और उससे हमें पता चल गया कि ये वाली एल्कीन जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी देन दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको इट्स सिंपल है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी हम पता लगा सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से। सो यहाँ पे ये देखो ये है, यहाँ पे अगर मैं एल्कीन ड्रॉ करके बताऊँ सो कुछ ऐसी है, यहाँ पे ये वाली एल्कीन है एंड यहाँ पे आपके पास एल्कीन है ये वाली। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी बतानी है अगेन एल्कीन की। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन एटम है, सो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 10 होंगे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 2 3 5 5 + 5 10। सो अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी कितने होंगे, यहाँ पे 10 होंगे। यहाँ पे काउंट करके देखो, सो ये है एक अल्फा हाइड्रोजन सॉरी अल्फा कार्बन, ये है एंड ये है। सो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप काउंट करते हो सो 6 होंगे, 2 2 2 6। यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम ये दोनों हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो होंगे वो 4 होंगे। एंड यहाँ पे अगर बात करें सो एक हाइड्रोजन 2 एंड यहाँ पे 3 3 6, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो आ गए टोटल 8 आ गए। अब जिसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे उसी एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ये आएगा फर्स्ट नंबर पे स्टेबिलिटी के केस में, ये आएगा सेकेंड नंबर पे, ये आएगा थर्ड नंबर पे एंड ये आएगा फोर्थ नंबर पे। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम क्या बता रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब इसके बाद हमने प्रीवियसली मैंने आपको बताया था सबसे पहली स्लाइड में कि जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को। सो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ये नोट लिख के रख लो कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एंड कार्बोकेटाइन या फिर फ्री रेडिकल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट या फिर पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो हम ये लिखेंगे कि डाइपोल, जिसमें जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वहाँ पे उतना ही ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा, ठीक है। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ये एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। सो हमने एग्जाम्पल ले लिया इथीन का, CH2 एंड CH2। हाइड्रोजनेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एडिशन कराते हैं
यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा CH2, ये वाले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की एडिशन होगी, हाइड्रोजन एटम्स की, ठीक है, एडिशन होगी। और यहाँ पे क्या थे, यहाँ का जो पाई बॉन्ड है अब वो सिग्मा बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो गया, और जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड्स फॉर्म हुए, सो दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि एनर्जी रिलीज होगी। इसका क्या मतलब है, एनर्जी रिलीज होगी। और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट। सो इसी एनर्जी रिलीज को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हम क्या बोलते हैं इसी एनर्जी रिलीज को, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। मीन्स जितने ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड्स बोल सकते हैं हम, उतनी ही ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगी। एंड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एल्कीन की, मीन्स उतनी जल्दी हम ऐड नहीं कर सकते H2 मॉलिक्यूल्स को, तो उतनी ही कम क्या होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इसको हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये आपके पास और मैं कोई एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये मान लो कि कोई CH2 मॉलिक्यूल है, उसकी एनर्जी आपके पास यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मॉलिक्यूल है, इसकी एनर्जी इतनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, H2 की एडिशन करेंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिल जाएगा। अब अगर हम डबल बॉन्ड लगाते हैं, सो हमने क्या बोला कि अगर हमने इंक्रीज किए डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड इंक्रीज कर रहे हैं, सो वहाँ पे एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक है, इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी, अगर हमने कोई सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में इसको कन्वर्ट करना है, सो यहाँ पे देखो, दूसरा पेन लेके देखते हैं। यहाँ पे देखो एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है, इतनी हो रही है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मीन्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी है, ये हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। और अगर ये कोई मॉलिक्यूल सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट कोई एग्जांपल लें, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। सो हमें पता है कि जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स होती हैं उनकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसकी एनर्जी इतनी थी, यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हुई डबल बॉन्ड की वजह से, बट अब ये डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। बट अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन है और इसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। और अगर ये सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, बट यहाँ पे जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगी वो लेस होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन लेस है। क्यों लेस है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल एल्कीन है, स्टेबल एल्कीन है, ठीक है। सो हमने यही बोला कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज़्यादा है, जहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं, डबल बॉन्ड्स, ये 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, बट ये वाली एल्कीन स्टेबल एल्कीन है, इसीलिए इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेस होगी। हमने बोला कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स या फिर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। सो
इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के। नॉर्मल क्या देखना है आपको, स्टेबिलिटी देखनी। सबसे पहले आप नंबर्स देखो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर दिया हुआ है आपके पास ये ए मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपके पास ये बी मॉलिक्यूल है एंड ये आपके पास सी मॉलिक्यूल है। सो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको बतानी है। हमें पता है सबसे पहले आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स देखोगे। डबल बॉन्ड्स ज़्यादा है, दैट मीन्स ए की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगी सबसे कम होगी, ये पता चल गया। और बी के केस में अब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है, सो हम देखेंगे स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन आ रही है, दैट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी मोर है, इसकी मोर स्टेबल है ये। और जो ज़्यादा स्टेबल होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। सो इसके बाद बी आएगा एंड सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सी की होगी। बी और सी का कंपैरिजन कैसे किया हमने, स्टेबिलिटी से किया, ठीक है। एंड ए एंड बी का कंपैरिजन कैसे किया हमने, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से किया। अब उसके बाद हीट ऑफ, अगेन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट है ये। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सो आपके पास कोई एल्कीन दी हुई है, ये वाली, देन आपके पास ये वाली है, देन ये वाली एल्कीन है एंड ये वाली एल्कीन है। आपको क्या बताना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर, ठीक है। सो सबसे पहले क्या निकालो आप, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकालो, या फिर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी एल्कीन। सो यहाँ पे अल्फ़ा देखो, ये वाला अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है। सो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगे यहाँ पे 6 होंगे। अब यहाँ पे देखें, सो ये वाला अल्फ़ा कार्बन है, सो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगे यहाँ पे 2। एंड यहाँ पे देखते हैं, सो ये वाला अल्फ़ा है, ये वाला अल्फ़ा है, 3 + 1 मीन्स 4। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आ गया आपके पास 4। और यहाँ पे देखते हैं, सो यहाँ पे ये वाले अल्फ़ा कार्बन है, सो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो 10 होंगे, ठीक है। तो सबसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालने से पहले आप क्या करो, स्टेबिलिटी निकालो एल्कीन की, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सो इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में 4 सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा, देन आपके पास फर्स्ट आएगा, देन आपके पास थर्ड आएगा एंड देन आपके पास सेकंड आएगा। ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का। और हमें पता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन्वर्स है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2 की सबसे ज़्यादा होगी, देन आपके पास 3 आएगा, देन आपके पास 1 आएगा एंड फोर्थ की सबसे कम होगी, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन में भी हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर ही फाइंड आउट करना है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखो, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 2 हैं एंड यहाँ पे 2 हैं एंड यहाँ पे 1 है। सो हमें पता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे, सो ए में सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स ए की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगी। डी सबसे कम है, सो डी की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी। इसके बाद आपके पास आता है बी एंड सी। यहाँ पे हमें ऑर्डर कैसे देखेंगे कि ये कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, स्टेबल एल्कीन है। सो जो जितनी ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही कम होगी। सो यहाँ पे बी आ जाएगा एंड यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। सबसे पहले आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स देखने हैं कि जिसके ज़्यादा होंगे उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी एंड उसके बाद आपको देखना है स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए तो ये स्टेबल एल्कीन है और यहाँ पे देखिए सो ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, ये हमारे पास आता है क्यूमुलेटेड एल्कीन। दैट मीन्स यहाँ पे
जो डबल बॉन्ड है एकदम एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं। अगर एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होंगे तो ये लीस्ट स्टेबल होगी, बहुत कम स्टेबल है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगी मीन्स वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उसकी सबसे कम होगी, एंड जो लीस्ट स्टेबल होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन सब में सेम ही है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें हम, सो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन जो हैं वो 5 हैं, मीन्स 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। और यहाँ पे देखें सो यहाँ पे सिर्फ 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। सो जिसके 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है दैट मीन्स वो लेस स्टेबल होगी, सो दैट मीन्स वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, सो डी आ जाएगा एंड उसके बाद सी आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बताना है हमें इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन ऑर्डर, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, आप कैसे देखोगे इसको, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से देखो। जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज़्यादा होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अल्फा हाइड्रोजन 3 है। यहाँ पे 2 होंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 1 होगा और यहाँ पे 0 होगा, ओके। सो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके हैं। सो ये वाली एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच, मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच होगी। अब यहाँ पे आप ये मत देख लेना, मतलब जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि 3 मिथाइल ग्रुप है, 3+I इफेक्ट लग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा डोनेट करेंगे। बट सबसे पहले आपको पता है प्रायोरिटी किसको देनी है, हाइपर कॉन्जुगेशन को देनी है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव। सो ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हमें बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या है, देखो इसके पास 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। इसके पास अगर देखें सो अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं तो होगी ही नहीं, 0 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। और अगर यहाँ पे देखें हम सो 1 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। स्टेबिलिटी देखें सो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इससे, ये हमें पता है, और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इससे, ये भी हमें पता है। बट अगर हम इन दोनों का केस देखते हैं, इन दोनों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का केस देखते हैं, सो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात सामने आती है। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट, ठीक है। किसकी रीअरेंजमेंट हो रही है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन शिफ्ट हो रही है। क्यों होगी यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट, देखो अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हम बोलते हैं इसको। सो क्या होगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे CH2 एंड H आ गया, ठीक है, एंड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मीन्स ये भी हमारे पास क्या रहेगी, ये भी क्या आ गया, CH3 ही आ गया। अब यहाँ पे अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन देखें हम, सो इसके भी अल्फ़ा हाइड्रोजन 9 हो गए, ठीक है, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए, मीन्स 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट इन दोनों की सेम होती है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि रीअरेंजमेंट हो रही है, हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है। रीअरेंजमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि रीअरेंजमेंट के बाद हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है। कार्बोकेटाइन के केस में हम देखेंगे कि अगर कोई यहाँ पे देखो ये क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमें पता है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ठीक है, ये हमें पता है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, बट अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो या फिर मिथाइल शिफ्ट हो और स्टेबिलिटी इंक्रीज होने के चांसेस हो, रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबिलिटी इंक्रीज होने के चांसेस हो, सो रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ पे हमें देख रहे हैं, सो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन से टर्शियरी कार्बोकेटाइन में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगी, ठीक है, और बहुत फास्ट रीअरेंजमेंट होती है। और यहाँ पे हम इन दोनों के हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखें, सो 9 है, तो इनकी स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे, सो यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है।
अब देखो ये जो है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी, बट ये किस किस के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पे रिंग स्ट्रेन्स बहुत है। रिंग्स हमें पता है जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है हाईली स्ट्रेन्ड, रिंग स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। ये कैसे पता चला, देखो ये क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर हैं दैट मीन्स बॉन्ड एंगल किसके आसपास होना चाहिए, 109 डिग्री के आसपास होना चाहिए। बट यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 60 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। एंड अगर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री आता है तो स्ट्रेन कितना आ गया, ठीक है 60, स्ट्रेन ऑलमोस्ट 49 डिग्री का स्ट्रेन आ जाता है। हाईली स्ट्रेन्ड रिंग होती है 3 मेंबर्ड रिंग। सो ये इसके ब्रेक होने के चांसेस यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के मीन्स कार्बन कार्बन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ही डीलोकलाइज हो जाते हैं, ये यहाँ पे चले जाते हैं, ओके। और यहाँ पे जाने के बाद हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाता है पॉजिटिव। सो ये भी क्या है, अब ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन ही है, इज अ काइंड ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की ही डीलोकलाइजेशन हो रही है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगी, रीअरेंजमेंट यहाँ पे भी पॉसिबल है, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ पे CH3 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सो हाइपर कॉन्जुगेशंस की यहाँ पे हम 2 टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, एक है हेट्रोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन एंड एक है आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। सो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन है C, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH एंड H, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ये इसका एग्जाम्पल है हेट्रोवेलेंट का। एंड आइसोवेलेंट में अगर आप देखो सो CH पॉजिटिव, ये इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। यहाँ पे हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सो HCH डबल बॉन्ड आ जाएगा C, यहाँ पे H पॉजिटिव H, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे चले गए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो CH डबल बॉन्ड हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे H पॉजिटिव एंड CH। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हमें देखना है। सो अगर डिफरेंस देखें तो आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की काउंट कर लो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। और अगर यहाँ पे देखें हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें सो 1 2 3 4 5 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एंड अगर यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 अगेन 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हो कि हेट्रोवेलेंट में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो सेम है, ठीक है। सो ये इसमें मेन डिफरेंस है। और ये बेसिकली यहाँ पे जो है ये टिपिकली न्यूट्रल स्पीसीज में पाई जाती है हेट्रोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन से, न्यूट्रल स्पीसीज में। एंड ये वाली हाइपर कॉन्जुगेशन कैटाइंस में होती है, बेसिकली कैटाइंस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आ गया। सो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होती है, चार्ज सेपरेशन होती है। एंड यहाँ पे देखो सो आपको पॉजिटिव चार्ज ही मिल रहा है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज नहीं मिल रहा है। सो नो चार्ज सेपरेशन, ये डिफरेंस आता है मेन हेट्रोवेलेंट में एंड
आइसोवैलेंट में। ठीक है, सो अब हम देखेंगे पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो हमने पढ़ लिया है, जो कार्बोकेटाइन का केस था वो पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन का ही एग्जाम्पल था। मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन के कुछ केसेस आते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के कुछ केसेस आते हैं, वो हम देख लेते हैं। देखो, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बन हाइड्रोजन के या फिर ड्यूटेरियम के या फिर ट्रिटियम के इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइज होते थे, बट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा। ठीक है, जैसे फ्लोरीन हो गया या फिर क्लोरीन हो गया। अब इस केस में यहाँ पे CH2 नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव है, मीन्स इसका जो p ऑर्बिटल है ये फील्ड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स डीलोकलाइज करेंगे। ठीक है, कहाँ पे डीलोकलाइज करेंगे? कार्बन के पास वेकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो वहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगी ये फील्ड p ऑर्बिटल्स की, और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे और हमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। F यहाँ पे डबल बॉन्ड CH H एंड F नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, सो ये नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन का केस है। फ्लोरीन या यहाँ पे क्लोरीन या फिर आयोडीन हो, सो सेम वे में आप ऐसे बना सकते हो, उसके भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, हमें बेंजीन बताना है कि कौन सी इलेक्ट्रॉन रिच है। सो हमें पता है ये वाला इफेक्ट जो है वो -I इफेक्ट शो कर रहा है, ये वाला ग्रुप -I इफेक्ट बता रहा है, ये वाला ग्रुप भी -I इफेक्ट ही शो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, बट अब जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, हम मानते हैं कि -I इफेक्ट में CF3 जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा। दैट मीन्स ये वाली जो बेंजीन रिंग होगी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। ठीक है, एंड ये वाली बेंजीन रिंग जो होगी वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन का केस लगाना है। ठीक है, हमें पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट का कंपैरिजन किया जाए, सो हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा पावरफुल होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है। सो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे। इसके सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो एम्प्टी होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होगी, और यहाँ पे कुछ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, और F नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड केस भी देखें हम। सो सेकेंड केस में भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, सेम वे में ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देन डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन आयोडीन एंड आयोडीन। ठीक है, सो हमें पता है कि लीविंग ग्रुप एबिलिटी, लीविंग टेंडेंसी एक्चुअली एबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? आयोडीन की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन की ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जो जितनी जल्दी लीव करेगा वो मीन्स यहाँ पे वहाँ पे उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को अब जल्दी से पुल कर रहा है अपनी तरफ, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग हो रही है, डेफिशिएंट रिंग है ये वाली बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग कौन सी होगी? ये वाली होगी। आपको हमेशा याद रखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन हो और इंडक्टिव हो, सो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी?
हाइपर कॉन्जुगेशन को दी जाएगी। यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। जो जितनी जल्दी निकलेगा मींस वो उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, एंड वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। सो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग होगी। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आपके पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है एंड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है एंड हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स दिए हुए हैं। अब उसमें कंपैरिजन करना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे ज़्यादा होगी और कहाँ पे कम होगी, ठीक है। ड्यूटेरियम है एंड ड्यूटेरियम है, और थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास ट्रिटियम है। अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, पिछले एक्चुअली लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का मास होता है वो कम होता है, लेस होता है, सॉरी यहाँ पे ट्रिटियम होगा, यहाँ पे ट्रिटियम होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन का मास लेस होता है, लेस होता है, दैट मीन्स ये वाला बॉन्ड जो है ये वाइब्रेट करता रहता है, यहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। ये बॉन्ड वाइब्रेट करेगा मीन्स ये वाला बॉन्ड जो है वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन ट्रिटियम का जो बॉन्ड होता है इसका मास ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मास मोर है, ठीक है, जिसकी वजह से लेस वाइब्रेट होता है, बॉन्ड वाइब्रेट होता है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकेज होती है बेसिकली, ठीक है। जो जितनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, उतनी ही जल्दी हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। सो अगर हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट का ऑर्डर देखें सो किसका ज़्यादा होगा, ये वाले का, हाइड्रोजन वाले आइसोटोप का ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ड्यूटेरियम देन ट्रिटियम।